नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिटिस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपको पता ही है बिहार में सर्दी के इस मौसम में गर्मी है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं। राजनीतिक तापमान बिल्कुल उफान पर है और कहा जा रहा है कि खरमास के महीने में भी, खरमास की समाप्ति के बाद भी बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है और अब तो चार्टर्ड फ्लाइट भी उड़ने लगे हैं। कई नेताओं को दिल्ली लाया जा रहा है, कई नेताओं को पटना पहुंचाया जा रहा है। पटना में भी कई बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, दिल्ली की तैयारी भी है। तो देखिए, जब यह बातें चल रही है कि ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार मनाने की कवायद कर रहे हैं कि आप मेरे साथ ही रहिए, और दूसरी खबर यह चल रही है कि नीतीश कुमार का मन डोल चुका है। हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी और उस चर्चा के बाद भी बहुत सारी बातें भीतर से आ रही है कि नीतीश कुमार का दिल क्यों फटा। क्या वजह सिर्फ ये है कि इंडिया अलायंस में उन्हें तवज्जो नहीं मिली? क्या वजह सिर्फ ये है कि आरजेडी के मंत्री जैसा वे चाहते थे वैसा कर नहीं रहे हैं? क्या वजह सिर्फ ये है कि लालू यादव आरजेडी के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार को दी जा रही गाली को रोक नहीं पा रहे थे? पटना में चर्चा यह भी बहुत तेज है और रात से ही इस बात की खबर चल रही है जेडीयू के अंदर खाने में भी, और बीजेपी के कई नेता भी कह रहे हैं कि बात यह सच है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था या बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला करते हैं यह किसी को पता नहीं चलता है। सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं और पलटी मारने में तो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया ही दिखाया है। तो चर्चा ये चल रही है कि लालू यादव की जो हसरत है, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, फिट दिखते हैं, नीतीश कुमार से अधिक फिट दिखते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी। खान पान पर भी बहुत बंदिशें नहीं है, लेकिन जिंदगी की जो अंतिम इच्छा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में वे पदासीन दिखना चाहते हैं। तो खबर यह चल रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अत्यधिक दबाव नीतीश कुमार पर दिया जा रहा है कि अभी आप फैसला कर लीजिए। कई लोग कह रहे हैं, ड्राइंग रूम की खबरें हैं, पावर कॉरिडोर्स में भी चर्चा है, लेकिन इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता है कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी अगस्त 2022 में, तब कुछ बातें हुई थी कि 2025 के पहले सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार ने तो कहा कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए लड़ा जाएगा, लेकिन अभी 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, और वहां मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ है। तो ऐसे में जो ये खबरें हैं, इन खबरों के बारे में दिल्ली में क्या जानकारी है विशेष तौर पर, कि क्या सच में तेजस्वी यादव को अभी ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लालू यादव, और इसी कारण नीतीश कुमार का दिल फट रहा है या फट चुका है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, पिछली बार भी जब नीतीश कुमार अलग हुए थे जी। तो उसके पीछे उन्होंने भले भ्रष्टाचार का कारण बताया था, लेकिन असली कारण ये था कि उनके ऊपर कई तरह के दबाव थे और जी। वो दबाव नीतीश कुमार नहीं बर्दाश्त करते। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि वो दबाव नहीं बर्दाश्त करते हैं, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, अपनी तरह से पूरी सरकार उनके हिसाब से चलनी चाहिए है, उनका ये मोटो रहा है शुरू से। जब भी जी। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल कारण होता है। उन्होंने, आपको ध्यान होगा, 2013 में भी एक स्टैंड लिया था, एक आइडियोलॉजिकल लाइन ली थी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था तो उसके विरोध में उन्होंने छोड़ा था। फिर जब वो जी। दोबारा भी छोड़े बीजेपी को तो एक आइडियोलॉजिकल लाइन उन्होंने ली थी, सामाजिक न्याय की, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, जाति जनगणना कराने की, इस लाइन पर छोड़ा था। जब वो जी। आरजेडी छोड़ते हैं तो कोई आइडियोलॉजिकल कारण नहीं होता है, फिर वहां दूसरे हम्म। कारण होते हैं जो हम्म। आइडियोलॉजी से इतर होते हैं, विचारधारा से अलग होते हैं, और वो कारण दबाव का होता है। पिछली बार भी उनके ऊपर दबाव था कि सरकार में नीतीश कुमार कई पावर सेंटर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। कई पावर हम्म। सेंटर हो गए कि लालू यादव के दोनों बेटे उस समय मंत्री थे और तेजस्वी आज की तरह सबड्यूड नहीं थे, वो बहुत एक्टिव थे उस समय। अभी इस बार तेज प्रताप तो बहुत पीछे से काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय दोनों जी। भाई बहुत एक्टिव थे। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों बहुत एक्टिव होते थे और लालू यादव भी ज्यादा फिट थे, उनके भी दरबार अपना लगता था, चाहे रांची में हो या पटना में हो, वो भी एक दरबार था, मीसा भारती का था।
तो कई पावर सेंटर थे, अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, काम काज का, उस तरह के दबाव इस बार भी थे। लेकिन उसके जी अलावा दो दबाव इस बार ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े नीतीश कुमार के ऊपर थे, जिसकी जानकारी जी दिल्ली में भी है, आपको पटना में भी है। वो दबाव था कि तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, अभी बना दीजिए, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बना दीजिए। और दूसरा कि आप अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दीजिए, आरजेडी में कर दीजिए, जेडीयू का विलय। ये दो दबाव थे। जी अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जो खुद ही अपनी पार्टी के 43-45 सीट पर आ जाने की वजह से परेशान थे और अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे, वो खुद जीतन राम मांझी की पार्टी का विलय अपनी पार्टी में कराना चाह रहे थे, ताकि एक वोट का आधार भी बढ़े और कुछ एमएलए भी बढ़े, उनके कम से कम 50 पहुंच जाए संख्या किसी तरह से। तो एक तरफ जी वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रेशर उनके ऊपर हो कि आप अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दीजिए। हमको किसी ने ये भी बताया कि लालू यादव की का ये भी था कि आप विलय कर दीजिए, फिर आप मुख्यमंत्री बने रहिए। अगर अच्छा विलय कर दीजिए तो फिर कितने समय तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? फिर उस वो हम्म तो कोई, हम्म, आप जैसे विलय करेंगे वैसे आपने अपने दोनों हाथ काट लिए। फिर तो वहां जी पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव हैं और वो डिसाइड करेंगे, आपको 2 मिनट में हटा देंगे, आप दोबारा फिर उस पार्टी को नहीं तोड़ सकेंगे। तो एक हम्म, शर्त था कि आप विलय कर लीजिए और मुख्यमंत्री बने रहिए, और अगर आप विलय नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री बना दीजिए। जी तो नीतीश कुमार इस बात से बहुत आहत हुए कि जब उन्होंने कहा हुआ है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जब वो 10 बार पब्लिकली कह चुके कि अब जो है सो तेजस्वी हैं, अब ये बिहार का भविष्य है, जब उन्होंने ये बार-बार ये मैसेज दे दिया कि ये हमारे उत्तराधिकारी हैं, लालू यादव के भी उत्तराधिकारी हैं, जो समाजवादी राजनीति बिहार में है उसके उत्तराधिकारी हैं, उसकी विरासत इनके तेजस्वी के हाथ में जाएगी, फिर इस प्रेशर का क्या मतलब है कि आप अभी बना दीजिए मुख्यमंत्री? और अभी तो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं था ना, अभी तो लोकसभा के चुनाव थे। और जी जो भी संभावना, जो इंडिया अलायंस है, उस अलायंस के चुनाव जीतने की या अच्छे से लड़ने की जो भी संभावना है, वो तो तभी है जब नीतीश कुमार का चेहरा है। जब नीतीश कुमार का चेहरा हट जाए तो कोई भी चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिहार में चाहे महागठबंधन में 6 पार्टियां हो या 16 पार्टियां हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, अगर नीतीश कुमार का चेहरा हट जाता है तो। तो ये जी सब, ये बात ऐसा नहीं है कि लालू यादव नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनका था कि लोकसभा चुनाव हार भी जाए तो कोई बात नहीं है, कम से कम अभी मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाते हैं तो वो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, और इस 2 साल में पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, संसाधनों से पार्टी मजबूत होगी, और एक ट्रेनिंग भी तेजस्वी यादव की होगी। अपनी आंखों के सामने वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देख लेंगे, वो तीसरे व्यक्ति होंगे उस परिवार के मुख्यमंत्री बनने वाले, अगर ऐसा होता है तो ये एक दो ये दबाव थे बहुत बड़े। बाकी जो दबाव है, वो दबाव दूसरे तरह का था, वो परोक्ष रूप का दबाव था। परोक्ष दबाव ये था कि जो, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी, कि पार्टी के जी विधायकों, एक नीतीश कुमार को ये खतरा दिख रहा था कि लालू यादव और उनकी पार्टी, उनके लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू में। जेडीयू में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। ये बात कहने की नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कही, कभी प्रत्यक्ष रूप से ये बात खुल के सामने नहीं आई कि कोई लालू यादव या उनका कोई आदमी इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जानकारी है कि उसकी उस तरह की कोशिश हो रही थी कि पार्टी तोड़ करके उनके कुछ विधायकों से या तो इस्तीफा दिलवा दिया जाए। जो आपने कल एक हिंट किया था कि कुछ विधायकों को लोकसभा की टिकट ऑफर की जा सकती है। बिल्कुल इस लोकसभा की टिकट ऑफर कर दें तो इस नाम पर उससे विधानसभा से इस्तीफा करवा दिया जाए। तो जी असेंबली की संख्या घटे, असेंबली का स्ट्रेंथ कम हो, फिर अपने आप बहुमत बन जाए इधर से, ये कोशिश भी हो रही होगी अंदर खाने। तो ये सारी चीजें उनकी, ये दबाव एक परोक्ष दबाव था जो नीतीश कुमार फील कर रहे थे। और एक दबाव जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क कल्चर है, वो बहुत प्रभावित हो रहा था बिहार का। नीतीश कुमार ने हम्म, अपने 18 साल के राज में एक वर्क कल्चर डेवलप किया है बिहार में, जिसमें नेताओं का से बहुत कम हो गया है। चाहे कितने भी पावरफुल मंत्री हो, सरकार चलाने में, गवर्नेंस में उनका से बहुत कम होता है। वो पॉलिटिक्स में उनका जो भी से रहता हो, जो भी बात उनकी चलती हो, जो भी काम करते हो, गवर्नेंस नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेसी के मार्फत नीतीश कुमार अपने तरीके से गवर्नेंस हैंडल करते हैं कि किस तरह से जी सर कौन पदाधिकारी कहाँ बैठेगा, किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग में कैसे, क्या पद पे प्रतिनियुक्ति पर कौन कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें वो तय करते हैं। मतलब उनके चुने हुए कुछ अधिकारी बिल्कुल इस बात को बिल्कुल तय करते हैं, वो अपने जी हिसाब से चलाते हैं। वो वर्क कल्चर हम्म, प्रभावित हो रहा था, और वो उस इस वजह से हो रहा था क्योंकि अब पहले से फिट होकर के लालू यादव भी पटना में बैठ रहे हैं, दिल्ली में बैठ रहे हैं, और आपको पता है कि उनका राज चलाने का, उनकी राजनीति करने का एक तरीका दरबार लगाने वाला है, कि दरबार लगा हुआ है, कोई भी आके बैठा है और किसी अधिकारी को फोन लगा दिया और उसने लालू यादव के कान में पकड़ा दिया कि लालू यादव से बात करिए। तो ये हम्म, शुरू से होता था, और जन नेता की तरह ये चीज ठीक है कि जनता को ऐसे अवेलेबल होना चाहिए है, नेता को ऐसे अवेलेबल होना चाहिए जनता के लिए।
लेकिन ये वर्क कल्चर नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज में दखल हो, पार्टी तोड़ने का खतरा हो, नीतीश तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव हो, या पार्टी के मर्जर का दबाव हो, ये 4-5 चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से नीतीश कुमार प्रेशर फील कर रहे थे, और एक अपने पीयर ग्रुप का प्रेशर वो फील कर रहे थे। जो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। वो आपने भी देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है अपने गार्जियन की बात नहीं मानते हैं, बच्चे अपने दोस्तों की बात ज्यादा मानते हैं। तो ये पीयर बिल्कुल। ग्रुप का प्रेशर जो होता है, उनका उनका जो अपने राजनीतिक गट फीलिंग उनकी जो भी रही हो नीतीश कुमार की, लेकिन पीयर हम्म। ग्रुप का प्रेशर था। उनके आसपास जो लोग बैठते थे, और आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं, जब हम लोगों ने पहला या दूसरा प्रोग्राम सितंबर के अंत में किया था, तो आपने ये जी। हेडिंग लगाई, नीतीश का मन डोल रहा है। तो ये 3-4 बिल्कुल। महीने पहले की बात है, और उस समय हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि जो भूंजा पार्टी वाले लोग हैं, जो लोग बैठते हैं रोज, वो सब चाह रहे हैं, वो सब प्रेशर फील कर रहे थे, किसी न किसी तरह का प्रेशर फील कर रहे थे आरजेडी की तरफ से। तो वो सब लोग चाह रहे थे कि हम लोग इस अलायंस से बाहर निकलें, और जब तक हम्म। चीजें बिगड़े उसके पहले निकल जाए, चीजें जी। बिगड़ने से पहले निकल के हम लोग और एक स्थिरता आ जाए राजनीति में। तो ये पीयर ग्रुप का एक प्रेशर नीतीश कुमार के ऊपर था। तो ये सब कुल मिलाकर के, और अपनी भलाई भी वो देख रहे थे, जो हम लोगों ने कल चर्चा की कि पार्टी के अस्तित्व का भी सवाल उनके सामने था कि किस तरह से अस्तित्व की रक्षा करनी है। और वो रक्षा नहीं हो सकती थी अगर ये किसी भी प्रेशर के सामने अगर सकम करते हैं, वो झुकते हैं नीतीश कुमार, तो वो पूरी पार्टी के लिए उनके फैटल साबित हो सकता था। इस बात को वो भी समझ रहे हैं, और उनके जो पीयर ग्रुप के लोग हैं ये भी समझ रहे हैं। तो ये सब ने मिल करके उनके ऊपर एक दबाव बनाया कि हम लोग इस बारे में कुछ सोचें, इस दिशा में कुछ सोचें। ये कई महीनों से दबाव बन रहा था। तो अब लगता है कि वो दबाव कारगर हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि उस पर बिल्कुल। उन्होंने सोच लिया है, कुछ फैसला कर लिया है, कुछ उन्होंने मन बना लिया है कि फिर एक बार 2017 का इतिहास दोहराते हैं, 2017 की तरह वापस फिर बीजेपी की ओर चलते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है। अब उसमें जाकर के क्या शर्तें होंगी, क्या निटी-ग्रिटी होगी, वो फिर हम लोग आगे सामने आएगा हम लोगों को। नहीं तो ये तो स्पष्ट है ना कि जेडीयू का कहीं विलय नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं, और कोई प्रशासनिक दखल। और जिस तरीके से आप भी देख रहे थे, बार बार किसी भी बातचीत पर, किसी भी मौके पर नीतीश कुमार को लालू यादव के पास जाना पड़ रहा था। तो स्वाभाविक तौर पर जो स्वभाव है नीतीश कुमार का, वे इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आपको पता ही है कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो किन मुद्दों को लेकर आए थे कि किससे मुक्ति दिलानी है और कैसी व्यवस्था कायम करनी है। तब लॉलेसनेस जो सबसे बड़ा बिहार का दंश था, और कहा यह जाता था कि थानों को कह दिया गया था कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेने, जातियां भी बता दी गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने आकर सबसे पहला काम यही किया था कि थानों को, पुलिस को यह संदेशा दे दिया गया था कि अपराधी अपराधी है, जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए। जो वो कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। बचाते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि ठीक है, जब नीतीश कुमार का मन डोल गया है, बातें आगे बढ़ रही है, हमने कई सांसदों से बातचीत की और कई ऐसे उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवारों से बातचीत की जो इस बात की तैयारी कर रहे थे कि नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस में है, तो इस लोकसभा क्षेत्र से मेरी उम्मीदवारी तो पक्की है, जहां जेडीयू के सांसद चुनाव जीते हुए थे। अब वे परेशान हो रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं ने भी मुझे फोन किया, भैया अब क्या होगा इस सीट का। तो बेचैनी बहुत बढ़ गई है। और जब नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव के पास लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति क्या होगी, और उनके पास वोट बैंक क्या बचा होगा, क्योंकि दूसरी ओर इंटैक्ट होता दिखता है। तो ये तेजस्वी की चुनौतियों पर भी हम लोग चर्चा करें। ये बड़ी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होगी, बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा। और आपने ठीक कहा कि वो पिछले कई महीनों से, आपने सुना होगा, पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि अरे हमारे आने के पहले कुछ था क्या यहाँ, ये बार बार वो कहते जी। थे। ये जानते हुए भी कि वो आरजेडी के साथ अलायंस में है, वो बार बार कहते थे कि अरे हमारे आने से पहले कुछ था क्या, हम ही आए तब तो सब बिल्कुल। किए यार। जिस दिन हम्म। उन्होंने एक बहुत ही शानदार 17 मिनट का भाषण दिया था, हम लोगों ने भी चर्चा की थी, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ था क्या, हम्म। सब तो हम ही शुरू किए। तो ये बात वो बार बार कह रहे थे। तो ये बात तो उनके मन के अंदर बैठी हुई थी ना, कि और ये पब्लिक में ये मैसेज दे रहे थे वो कि हम किसी न किसी हम्म। समझौते के तहत यहाँ हैं, अब वो समझौता खत्म हो रहा होगा।
तो वही चुनौती होगी तेजस्वी यादव के सामने, जो चुनौती, जिस चुनौती को जहां छोड़ा था 2005 की जो चुनौती थी, जब लोगों ने आरजेडी को सत्ता से बाहर किया था, नीतीश कुमार को उनके विकल्प के तौर पर चुना था, वो चुनौती तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी चुनौती छवि की है और अतीत की है, अपने अपनी विरासत की है, अतीत की है, अपने इतिहास की है। सबसे बड़ी चुनौती वो है। अभी बिहार उस अतीत से बाहर नहीं निकला है लालू यादव और उनके परिवार को लेकर। बिल्कुल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव की नीयत बहुत अच्छी है, उनकी मंशा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे जी। इंटेंशन से उन्होंने काम किया है। हर जाति को अपने हम्म। साथ लेने की कोशिश की है उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये मैसेज बनवाने की कोशिश की है कि कोई जाति, धर्म ये सब देख करके काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन राजनीति में रातों रात चीजें बदलती नहीं है। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन वो कई चीजें हैं जो मेमोरी से इरेज नहीं होती हैं, जो जीवन का पार्ट हो जाती हैं, जो चीजें ना सामाजिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा हो जाती है ना, वो चीजें इरेज नहीं होती हैं। मेमोरी से, स्मृति से उनको मिटाया नहीं जा सकता है बहुत आसानी से। तो जो जी। 20 साल, 15 साल का राज था 1990 से 2005 का, तो वो पीढ़ी अभी जीवित है, वो पीढ़ी अभी चली नहीं गई है, वो पीढ़ी अभी वही है। और उस पीढ़ी ने देखा है, अपने बच्चों का पलायन देखा है, अपने लोगों का बाहर जाते हुए लोगों को देखा है, और किन मजबूरियों में देखा है। तो वो एक बड़ी चुनौती होगी अपनी छवि बदलने की, अतीत से पीछा छुड़ाने की। उस चुनौती को उनको देखना होगा। और अभी जो आपने कहा कि वोट बैंक क्या बचेगा, तो वोट बैंक अभी जी। भी ये आप इसको दुर्भाग्य कहिए या जो कहें, वो तेजस्वी अभी नया वोट बैंक नहीं जोड़ पाए हैं। अपने जो मुस्लिम यादव का जो उनका समीकरण है 30-32% का जो वोट है, उसमें कोई नया वोट नहीं जोड़ पाए हैं। कहीं इंडिविजुअल कैंडिडेट होगा, उस कैंडिडेट के लिए कोई वोट जुड़े तो उसको नहीं मैटर कर, वो नहीं मैटर करता, वो ज्यादा नहीं गिना जाता है। लेकिन एक मुश्त कोई वोट जोड़ने का वो नहीं जोड़ पाए। जो जाति गणना हुई है और जिसमें ये उभर के ये निकल के आया है कि अत्यंत पिछड़ी जातियां 36% है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और बिल्कुल। उस जो पूरी जाति की गिनती हुई है, उसका क्रेडिट बिना कुछ कहे नीतीश कुमार को जाता है। उसमें वो उनका एक कंसर्न शुरू से रहा है। वो जब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब वो समता पार्टी बनाई थी उन्होंने, तब से उनका कंसर्न था गैर यादव पिछड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ी जातियों को एकजुट करने का। ये उसी उसी गणित पर उन्होंने राजनीति भी की थी। और वो समूह जो है, वो समाज उनकी चिंता में भी था, उनके सरोकारों में भी था। तो स्वाभाविक रूप से उसका क्रेडिट उनको मिलता है। तो वो वोट अगर जुड़ेगा भी, तो इधर नीतीश कुमार अगर रहते हैं आरजेडी के साथ, तो आज उनके नाम से नीतीश की वजह से जुड़ेगा। और अगर वो छोड़ देते हैं तो ज्यादा स्वाभाविक तौर पर वो फिर बीजेपी जेडीयू के साथ जुड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी उसी लाइन पर पॉलिटिक्स करती है। वो भी अत्यंत पिछड़ा समूह को अपने ध्यान में रखती है। उसने जब अपने दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए, तब वो भी गैर यादव पिछड़े समूह से उसने चुने थे। प्रधानमंत्री के बारे में ये धारणा बीजेपी में बनाई हुई है कि वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ये बीजेपी भी ये पॉलिटिक्स करती है। अगर नीतीश कुमार उसके साथ चले जाते हैं तो बहुत स्वाभाविक समीकरण बन जाएगा उनका उस अत्यंत पिछड़ी जाति के वोट के लिए। और फॉरवर्ड तो खैर पूरी तरह से बीजेपी और जेडीयू के साथ रहता है हमेशा। और जो उसके बाद जो बीच की थोड़ी बहुत एक दो जातियां, जिसमें कोयरी है, कुर्मी है, या इस तरह की कोई और जाति है, तो उसकी पॉलिटिक्स होगी। वो भी बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना रखा है, और दूसरा समूह जिसका नीतीश कुमार खुद नेतृत्व करते हैं। तो वोट मतलब व्यापक रूप से हम लोग मोटे तौर पर बात कर रहे हैं, कुछ कुछ वोट तो सबको जाता है, लेकिन मोटे तौर पर गैर यादव, गैर मुस्लिम वोट जो है, उसका मेजर हिस्सा जेडीयू बीजेपी के साथ चला जाए। फिर नहीं, वो ठीक है जी, वो ठीक है अजीत जी। लेकिन हमने जो अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे देखे, इस जो चुनाव हो रहे थे, वहां राहुल गांधी खुद जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, पूरे देश में हम कराएंगे बिहार के फार्मूले पर। ओबीसी राजनीति की बात हो रही थी। लेकिन मोदी मैजिक के सामने सब कुछ फेल हो गया। और बिहार में क्या होगा, बिहार में जाति की बात अधिक होती है। यह बात आपने सही कहा कि देखिए, ईबीसी का लीडरशिप आरजेडी के भीतर नहीं दिखता है। ईबीसी के जो वोटर्स हैं, वे नीतीश कुमार के साथ हैं, या उस वोट बैंक में सेंधमारी कर बीजेपी अपने साथ ले गई है। जब हम मुसलमान और यादव की बात करते हैं, माई समीकरण की बात करते हैं, तो मुसलमानों के वोट बैंक में भी ओवैसी की सेंधमारी का खतरा है। वैसे भी हम देखें तो आरजेडी के भीतर मुसलमानों के नेताओं का भी अकाल पता जा रहा है। शहाबुद्दीन अब रहे नहीं, तस्लीमुद्दीन अब रहे नहीं, और कोई नया नेतृत्व उभरा नहीं।
तो ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव की राह तो अब वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नहीं बनाए जा रहे। क्या प्रॉमिस हुआ था, नहीं हुआ था? 2025 के पहले सत्ता सौंपने की बात हुई थी या 2024 के पहले सत्ता सौंपने की बात हुई थी? ये तो नीतीश कुमार और लालू यादव भी जानते होंगे, तेजस्वी यादव भी जानते होंगे। तो ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव बहरहाल तो मुख्यमंत्री बनते नहीं दिखते हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए या आगे 2025 में बीजेपी से सीधे तौर पर टकराने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये क्योंकि अभी उनके नेता भी नियंत्रण में नहीं रहते हैं। ये एक मुश्किल होगी उनके सामने। ये तो आपने ठीक कहा कि जी। उनके नेता भी नियंत्रण में नहीं रहते हैं, और ये हम्म। समस्या तब और ज़्यादा होती है जब वो लोग सत्ता में होते हैं। जब सत्ता में हैं तब फिर उनके हम्म। लिए नेता पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होता है। अभी एक जी। कारण ये भी रहा होगा नीतीश कुमार, और वो इंटिमिडेट करते हैं, उनके लीडर जो हैं वो सहयोगी पार्टियों को भी इंटिमिडेट करते हैं, उनको डराते हैं, उनके मन में एक भय आशंका पैदा कर देते हैं लोग। तो वो हो जी। कई कई नेता इस तरह के बयान देते थे जिनके बयानों से नीतीश कुमार भी दुखी होते हम्म। होंगे, और उनके साथ के लोग तो दुखी होते ही थे। साथ के भी कई लोगों के लिए कई तरह के बयान दिए गए। तो वो कंट्रोल में नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप उनका कमजोर हो गया है, और अगर नीतीश कुमार का चेहरा रहता है दूसरी तरफ, जब तक नीतीश कुमार का चेहरा है तब तक बिहार का मुसलमान अपने को डरा हुआ नहीं महसूस करता है। वो नीतीश से नहीं डरता जी। है। नीतीश बीजेपी के हम्म। साथ भी होते हैं तो उनको थ्रेट नहीं मानता, उसको उससे डरता नहीं है हम्म। वो। और तब वोट टूट सकता है, मुस्लिम का वोट वो ओवैसी के साथ जा सकता है। अगर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा तब हो सकता है कि आरजेडी के साथ वो कंसोलिडेट करे, लेकिन नीतीश का चेहरा अगर रहेगा तो फिर वो वोट टूटेगा। पिछली बार भी आपने देखा कि नीतीश का चेहरा हम्म। था तो वो टूटा। ओवैसी को जी। 5 सीटें मिली और कहीं नहीं मिली, लेकिन वहां हम्म। सीटें मिली। तो ये एक चुनौती उनके सामने है। और ये जो 5 राज्यों की आपने मिसाल दी, ये तीनों राज्य जो बीजेपी जीती है, उसमें 2 राज्यों जी। में कांग्रेस का ओबीसी मुख्यमंत्री था। हम्म। उधर राजस्थान में माली समाज से आने वाले ओबीसी मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और छत्तीसगढ़ में कुनबी जो कुर्मी से ही मिलती-जुलती जाति है, उसी जाति से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। बघेल। जी। भूपेश बघेल थे। तो ये दोनों राज्यों में ओबीसी थे, और इसके बावजूद ओबीसी का दांव नहीं चला राहुल गांधी का। जी। ये क्यों नहीं चला? क्योंकि नीतीश नरेंद्र मोदी का सिर्फ ये नहीं है कि वो ओबीसी के हैं और इस नाम पर लोग उनको वोट दे देते हैं। वो बड़े सरल हम्म। तरीके से, बहुत चुपचाप ढंग से ओबीसी के लिए काम भी कर रहे हैं। 35% ओबीसी मंत्री, और बनाने के बाद उन्होंने ये बात कही लोकसभा में खड़े होकर के कि हमारा 35% मंत्री ओबीसी है, और ये देखिए ये है, ये है, ये है। और उसके अलावा भी कई काम किए, हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए, जिस जो अनटच टेरिटरी थी, जिस पर कोई नहीं जाता था, वहां वहां गए वो। एक तरफ उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए जो गरीब सवर्ण है उनको 10% आरक्षण दिया, तो पिछड़ी जातियों के लिए भी उन्होंने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय से लेकर के, और नीट की परीक्षा में जो सेंट्रल पुल है उस सब में ओबीसी का आरक्षण दिया, सैनिक स्कूल में ओबीसी का आरक्षण दिया, ओबीसी का जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया। तो वो ओबीसी के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहे, कोई ना कोई जी। काम, जिससे मैसेज बनता रहा समाज के भीतर। तो ये आपने ठीक कहा कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति हैं उनके स्वाभाविक नेता नीतीश कुमार थे, लेकिन उस वोट में जो सेंध लगाया वो बीजेपी ने लगाया। आरजेडी बिल्कुल। उसको नहीं कर पाई। आरजेडी उस वोट को, हम्म। जबकि मौका होते हुए भी, एक समय हम सब लोगों ने देखा है कि 90 में लालू यादव पिछड़ों के मसीहा थे, वो कोई मुस्लिम यादव के नेता नहीं थे, सारी पिछड़ी जातियां उनके जी। पीछे खड़ी थी। और आप हम्म। एक उसी का नतीजा था कि एक ही बार लालू यादव को पूरे उनके इतने लंबे जीवन में उनकी पार्टी को एक ही बार पूर्ण बहुमत मिला था, और वो 1995 में मिला था। पूर्ण जी। बहुमत ना 1990 में भी बीपी सिंह की लहर में नहीं मिला, 2000 में भी नहीं मिला। 3 बार वो सरकार बनाए, एक ही बार पूर्ण बहुमत मिला, और वो तब मिला जब वो सर्व समाज के नेता थे, सभी पिछड़ों के नेता थे, वो पिछड़ों के मसीहा थे, जब तक वो मुस्लिम यादव के नेता नहीं हुए थे। जैसे वो मुस्लिम बिल्कुल। यादव के नेता हुए, वैसे बहुमत उनका कम होता गया, और फिर वो खत्म हो गया। उस आप 30-32% वोट के आधार पर एक मजबूत विपक्ष बने रह सकते हैं, चुनाव जीत करके सरकार नहीं बना सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि वो अपना रेनबो कोalition, रेनबो जो गठबंधन होता है वो बनाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने भी की है, वो पहले समझ गए जी। थे, और बीजेपी तो इस खेल की माहिर खिलाड़ी है। बीजेपी ने हम्म। हमेशा जो डोमिनेंट कास्ट है, जिससे लोग समाज में जिससे डरते हैं या जिसके प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, उस 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 समाज को एलिनेट करने की कोशिश की है हर जगह। और इसी पॉलिटिक्स के तहत बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहली बार नॉन मराठा मुख्यमंत्री बनाया। नॉन मराठा में भी ब्राह्मण को जो 1.5-2% आबादी है, ब्राह्मण जी। मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में पहली बार नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने।
पंजाबी मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके साथ सहज रूप से सब लोग जुड़ जाएं, और जैसे नॉन जाट सीएम बना, वैसे ही तमाम जो जाट विरोधी जातियां थी वो एकजुट हो गई। बिहार में आपने देखा कि किस तरह से 20 साल के इतिहास में पहली बार वहां नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। तो जो बड़ी जाति होती है उसके उसके खिलाफ जाइए, बाकी जातियों को आप एकजुट कर लीजिए। तो यादव मुसलमान का जो माहौल था उसके विरुद्ध गए नीतीश कुमार इसी पॉलिटिक्स में, ताकि बाकी सारी जातियां जी। एकजुट हो जाए, और बीजेपी भी वही पॉलिटिक्स करती है। तो स्वाभाविक रूप से जो 70% आबादी है, 70% वोट है, उसकी राजनीति करती है दो पार्टियां, जेडीयू और बीजेपी। अगर वो साथ आती हैं तो वो दोनों नेचुरल एलाई होंगे, बहुत स्वाभाविक गठजोड़ होगा, और उस पूरे बड़े व्यापक समूह के लिए 70% वोट के लिए वो बहुत स्वाभाविक पसंद होंगे कि वो उसकी तरफ जाए। तो ये एक चुनौती तेजस्वी यादव के साथ होगी, और संभवतः इसी चुनौती की वजह से लालू प्रसाद ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस नीतीश कुमार के रहते रहते इसी विधानसभा में तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाए। एक बार मुख्यमंत्री हो गए तो उसके बाद लीडरशिप डेवलप हो जाती है, उसके बाद जो वो काम जी। करेंगे उसके आधार पर वो कुछ और वोट जोड़ सकते हैं। जो उनकी नीयत ठीक है, अगर उस ठीक नीयत के साथ वो काम करते हैं तो उनके साथ और वोट जोड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी कोई नया वोट वो नहीं जोड़ पाए हैं, अपना जो उनका वोट आधार है उसमें कोई नया वोट नहीं जोड़ पाए हैं। और इसलिए आप जो ये कह रहे हैं कि वो लालू यादव को अभी इसलिए लग रहा होगा कि अभी लग जाए, हम लोगों के यहाँ जो कहते हैं कि हल्दी लग जाए, तो अभी लग जाए, अभी बिल्कुल। मुख्यमंत्री की हम्म। कुर्सी पर वो बैठ जाए, चाहे जितने दिन के हम्म। लिए बैठे। वो एक बार बैठ गए तो फिर वो एक टूट जाएगी, टेक टूट जाएगी, फिर उसके बाद वो एक नेता के तौर पर स्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि देखिए लालू यादव चाहते हैं अभी हल्दी लग जाए। आपने बीजेपी के प्रयोग के बारे में कहा कि कैसे झारखंड में नॉन आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, मैं कल रात में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में था, एक बड़े पत्रकार बता रहे थे कि पार्लियामेंट में बिहार के एक यादव जी सांसद को अमित शाह ने बुलाया और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उनसे बातचीत कराई, दोनों को एक दूसरे के नंबर दिलवाए और कहा कि जितना संभव है मोहन यादव के कार्यक्रम आप बिहार में कराइए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि यादवों का देखभाल, यादवों का ख्याल बीजेपी कैसे रखती है। मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री बनाया, बाकी सारी तैयारियां चल ही रही है। तो बीजेपी दूसरे के वोट बैंक में, जब नीतीश कुमार से अलग हुई तो नीतीश कुमार के वोट बैंक में से इंक्वायरी बीजेपी ने करने की तैयारी शुरू की। 24x7 काम होता है उनके यहाँ। और अब लालू यादव के वोट बैंक में, इसलिए लालू यादव भी हड़बड़ी में होंगे कि मोहन यादव और ये सारे प्रयोग हो रहे हैं, इसके पहले ही हम तेजस्वी यादव को बना दें। तो चुनौतियां तो बहुत गंभीर होती जा रही है। और एक सवाल आखिरी हम ये लेना चाहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जब एनडीए की ओर जाएंगे तो नीतीश कुमार रहेंगे क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है जी। ज्ञानेश्वर जी। पहले वो जो आपने कही अभी मोहन यादव वाली बात, उसमें एक चीज ऐड कर दें हम, कि वो बीजेपी की लोकसभा चुनाव की रणनीति है। लोकसभा जी। चुनाव पहले आना है, और बीजेपी चाहती है कि जो सबसे बड़ी और मजबूत वहां ओबीसी कास्ट है यादव की, वो होस्टाइल न रहे, वो होस्टाइल नहीं रहे। मतलब हमारा समर्थन भले न करे, लेकिन ये सोच के न रहे कि हमको हरवाना है या इसके खिलाफ भी वोट देना है। वो जी। होस्टाइल नहीं है, ये कोशिश बीजेपी की है। और बीजेपी को पता है कि लोकसभा चुनाव में यादव का वोट उसको मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनने की बात है, और यादव समाज के लोगों को पता है कि तेजस्वी लालू यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इनका हम 15 17 का 17 जिता देंगे, इनको 20 एमपी भी जिता देंगे, तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो जी। और एक हिंदुत्व का जो चेहरा है, जो अभी अयोध्या में मंदिर बना रहा है, और बनारस में जिसने काशी में इतना बड़ा मंदिर बना दिया, और जो मथुरा की जन्मभूमि भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रधानमंत्री रहना जरूरी है। ये उस समाज के अंदर से एक मैसेज होगा, तो जी। उसी को कंसोलिडेट कर रहे होंगे अमित शाह। अब जो आपने कहा कि नीतीश कुमार क्या रहेंगे, तो ये नीतीश कुमार तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे, लेकिन हमको अभी किसी ने बताया, एक जो आपको भी जानकारी हो सकता है हो, कि नीतीश कुमार अब एक तरह से ये भी वैराग्य की स्थिति में भी आ रहे हैं कि हम छोड़ सकते हैं। अच्छा। वैराग्य की स्थिति इसलिए आ रही है कि हमको किसी ने बताया कि उन एक फ्लैट है कोई वहां पटना में, वो इस स्थिति में पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद छोड़े तो सरकारी बंगला भी न ले। अच्छा। हाँ, वो इस स्थिति में इस तरफ पड़ रहे हैं कि हम छोड़ दें तो सरकारी बंगले में भी नहीं रहें। एक प्राइवेट जी। एकोमोडेशन है, 3 बेडरूम का एक फ्लैट है, वो देखने गए थे। वो नीतीश कुमार उस फ्लैट को देखने गए थे, उसमें रिनोवेशन का जी। कुछ काम होना था, वो देखने गए थे, और बाद में उनका बेटा भी उस फ्लैट को देखने गया था।
तो ये अच्छा। एक चर्चा है कि वो एकदम बहुत जो समाजवादी जीवन हो सकता है, उस तरह के हम्म। उस जीवन में वो चले जाएं अगर वो छोड़ें तो एक संभावना ये हम्म। भी है कि वो छोड़ दें। हालांकि बहुत कम मिसाल है कि कोई इस तरह के वैराग्य में रहा हो नेता रहने के बाद, हम्म। इतने बड़े पद पर रहने के बाद। लेकिन वो भी मिसाल बिहार की ही है कि 2 बार जी। राष्ट्रपति रहने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आकर के सदाकत आश्रम में रहे थे और वहीं बिल्कुल। उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और जयप्रकाश नारायण हम्म। जिनको जवाहरलाल नेहरू अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और ये तय था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जेपी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी सब छोड़ छाड़ के चले गए थे और अगम कुआं के अपने घर में वो रहे थे और कदम कुआं। वहीं कदम कदम कुआं। कुआं के अपने घर में रहे थे और जी। वहीं उन्होंने अंतिम सांस, वहीं मतलब वहीं रहे लंबे समय। हम्म। अंतिम सांस उनकी तबीयत वो जी। खराब हुई दूसरे अस्पतालों में चंडीगढ़ हम्म। में। तो ये बिहार की ही मिसाल रही है, तो एक वैराग्य की भी हम्म। स्थिति है उनकी। दूसरी संभावना ये है कि वो मुख्यमंत्री अगर वो अभी चले जाते हैं बीजेपी के, जैसा जैसी जो जी। सूचना है हम लोगों की, तो एक हम्म। संभावना है कि बीजेपी अभी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखे लोकसभा चुनाव तक। क्योंकि जी। लोकसभा चुनाव में जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जब हम्म। मुख्यमंत्री होते हैं, जब पावर में होते हैं, तब वो अपना वोट 100% ट्रांसफर कराने की स्थिति में होते हैं। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है क्योंकि उसको वोट का गणित, एक एक वोट का पूरी मशीनरी उसकी काम करती है। तो ये संभव है कि अगर नीतीश कुमार पावर से हट जाए और हम्म। उस पोजीशन में नहीं रहे तो वो अपना वोट 100% ट्रांसफर नहीं करा पाए। ट्रांसफर तो न बीजेपी कर पाए। न करा पाए, इसलिए बीजेपी ये जी। जोखिम नहीं लेना चाहेगी कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे। बीजेपी को इससे जी। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका एक और मुख्यमंत्री बन जाए। उसका जब 15 मुख्यमंत्री ऑलरेडी है तो एक और मुख्यमंत्री बन जाए, इससे अभी तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए संभव है कि ये जो समझौता हो, वो समझौते में ये हो कि अभी वो लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री रहे। उसके मुख्यमंत्री बाद रहे लोकसभा चुनाव में। जी। तीसरी स्थिति ये है कि ये भी संभव हो सकता है कि उनको 2025 तक मुख्यमंत्री रखा जाए और वो जी। फिर पूर्ण बहुमत लेकर के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। ये तो 3 संभावनाएं हैं। एक संभावना ये भी है, चूंकि बीजेपी में बहुत डेस्परेशन है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये बहुत दिन से जी। हम बीजेपी के नेताओं के मुख से सुनते रहे हैं कि बिहार एकमात्र राज्य है उत्तर भारत का जहां आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। बाकी कोई जी। राज्य नहीं, हर राज्य में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है। तो बीजेपी हम्म। अपना मुख्यमंत्री बनाए और जो फॉर्मूला था बीजेपी जेडीयू का, उस फॉर्मूले के तहत मिरर इमेज बन जाए। मिरर इमेज हो जाए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का और जेडीयू के पास वो सारे मंत्रालय और वो सारे पद आ जाए जो जेडीयू के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी के पास रहते थे। 2 उप अच्छा। मुख्यमंत्री बन जाए, 2 उप मुख्यमंत्री हम्म। बना दें, उनके जो मंत्रालय होते थे वो मंत्रालय जेडीयू को मिल जाए सारे। और जी। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को अपना पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए काम करें। यह भी संभव है कि फिर वो अभी मार्च में राज्यसभा चले जाएं, जो राज्यसभा के चुनाव होंगे मार्च में, वो राज्यसभा में रहें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। जो वो बनने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जी। जाए, राज्यसभा में रहे और पार्टी का हम्म। की डोर संभाले रखें, अपनी पार्टी को मजबूत करें और ये कोशिश करें कि बीजेपी के साथ लड़के वो फिर 70-80 सीटों तक पार्टी को पहुंचाएं। उसके बाद फिर कोई भी पॉलिटिक्स हो सकती है। अभी ये दाव पॉलिटिक्स में, ये बहुत दाव चला जाता है कि आप 1 कदम आगे बढ़ें, 2 कदम पीछे हटें। तो ये दाव अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा करके और उसको मजबूत करने की पॉलिटिक्स में अभी सोच रहे होंगे, तो बीजेपी के साथ वो इस तरह की डील करेंगे कि अगर बीजेपी बहुत प्रेशर करेगी तो वो ये प्रोपोजिशन हो सकता है बिल्कुल। रखें। और हम्म। एक ये भी हो सकता है ज्ञानेश्वर जी की उनकी सेहत को लेकर के भी जिस तरह की बातें चल रही हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो ये अब उनको भी लग रहा हो, उनके करीबी लोगों को भी लग रहा हो कि अब इनका उस पद पर नहीं रहना चाहिए जब गवर्न नहीं कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से। तो हम्म। क्यों अपनी अपनी और छवि खराब होगी उनकी, अभी जो छवि है जी। उनकी। अभी आप देखिए जी। पिछले 3 महीने में उनके बयानों से उनकी कितनी छवि खराब हुई। जो बिल्कुल। बिहार का इतना बड़ा नेता है, जो ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि श्री कृष्ण सिंह के बाद सबसे बड़ा नेता, सबसे विजनरी नेता बिहार में नीतीश कुमार हुए और अब जी। जाते-जाते अंत समय इस तरह की छवि बने तो वो भी ठीक नहीं होगी। सार्वजनिक हम्म। जीवन से फिर उनको थोड़ा अलग होना चाहिए। हम सब लोग जी। जानते हैं और ये कई जगह छपा था कि मशहूर अभिनेता देवानंद ने अपने उसमें लिख रखा था, अंतिम इच्छा में, अपनी विरासत में, वसीयत में लिख रखा था कि मेरे निधन हम्म। के बाद मेरा चेहरा किसी को नहीं दिखाया जाए। अपने अंतिम समय की फोटो उन्होंने कोई नहीं जारी की। उनका कहना था कि अच्छा। जिस रूप में हमको लोगों ने देखा है हीरो के रूप में, हम्म। वही छवि लोगों हम्म। के दिमाग में रहनी चाहिए। तो नीतीश कुमार को जिस तरह के नेता के रूप में बिहार के लोगों ने देखा है, वही छवि बिहार के लोगों के मन में उनकी रहनी चाहिए। वो छवि अब खराब हो रही है, वो छवि अब भंग हो रही है, खंडित हो रही है उनकी, उनके जिस तरह से आचरण है, जिस तरह की बातें हैं उनसे। तो वो खुद भी जी। सोच रहे होंगे इस तरह की बातें कि वो हम्म। ग्रेसफुल तरीके से किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां से बैठ करके अपनी पार्टी को मजबूत करें। उसके बाद जो होगा, अभी पार्टी बचाने की भी उनकी चिंता होगी।
चलिए, पार्टी बचाने की चिंता होगी। देखिए, बिहार पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगले 15 दिनों में बहुत कुछ होना है। बिहार बदलता हुआ दिख रहा है और फ्लाइट्स उड़ने लगे हैं, यहाँ भी वहां भी सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंग्स चल रही हैं। तो हमारी नजरें, अजीत जी की नजरें, पूरी टीम की नजर रहेगी, हम बताते रहेंगे। तो आज के संवाद के लिए अजीत जी को शुक्रिया, और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।